नमस्कार, सत्ता के महासमर में आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी रण पूरी तरह से जोरों पर है। पूरी तरह से चुनावी बिसात बीत चुकी है। टिकटों का वितरण हो चुका है। लंबे समय से ये कवायद अभी से नहीं चल रही थी। काफी लंबे समय से ही चुनाव की जो सुगबुगाहट जब लगी राजस्थान में, जब चुनाव की तारीखें घोषित हुई, उसके आसपास से ही लगातार इस सब चीजों की शुरुआत हो चुकी थी। जो आला नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं दोनों पार्टियों के, वो आने लगे, उन्होंने रैलियां शुरू कर दी। लेकिन इस चुनाव में यह जरूर देखा गया कि केंद्रीय मुद्दे यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे जरूर छाए रहे और वो अभी भी छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की गई। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान का चुनावी रण पूरे चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के आला नेताओं ने प्रचार और चुनाव में जीत को लेकर पूरी जान फूंक रखी है। लेकिन चुनाव में जो मुद्दे छाए रहे और जिन नेताओं पर ये केंद्रित हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के हैं। बीजेपी का हर मुद्दा जहां राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता है, तो वहीं राहुल गांधी हर प्रचार रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, और निशाना भी उन मुद्दों पर जो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर अन्य केंद्रीय नेता, लगातार वो राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पर वार करते रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने यहां पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के समय में राजस्थान में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए 5 वर्ष में राजस्थान में अलग अलग विकास कार्य में, रेलवे में लगे। और जब मोदी जी की सरकार आई, 5 वर्षों में राजस्थान में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के काम सिर्फ एक प्रदेश में होने जा रहे। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का एक और झूठ सामने आया है। उन्होंने बार बार बड़े बड़े दावे राजस्थान में और देश में अनेक स्थानों पर किए थे कि मैं किसी भी तरह के पैराशूट को बर्दाश्त नहीं करूंगा, पैराशूट की रस्सियां काट करके फेंक दूंगा, जमीन पर पैराशूट उम्मीदवार धड़ाम से गिरेंगे। सूची आपके सामने, आप सब लोगों के माध्यम से एक बार फिर प्रश्न करना चाहता हूं कि वो पैराशूट की रस्सी काटने के कैंची जो है, वो राहुल गांधी कहां भूल करके आए थे। कांग्रेस ने भी अभी तक के चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को ही तरजीह दी है। राहुल गांधी भी हर रैली में राफेल, सीबीआई, किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दे खूब उठा रहे हैं। केवल राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता चुनावी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं और बीजेपी के हमलों का भी बखूबी जवाब कांग्रेस दे रही है। वसुंधरा राजे सरकार से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ, और ये धोखा, ये शब्द लोगों को प्रेरित कर रहा है। इस बार हराना तो बहुत छोटी बात है, इतने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताना है कि जिससे आने वाले कई चुनावों तक हर पार्टी को यह आभास हो जाए कि गलती माफ हो जाएगी, धोखा माफ नहीं होगा। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां जब से तेज हुई हैं, तभी से दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय हो गया है, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश के इस चुनाव में आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी अपने संबोधनों में ऐसे संकेत दे चुके हैं। यही कारण है कि बीजेपी राम मंदिर, हिंदुत्व, परिवारवाद जैसे मुद्दों को तरजीह देती है, तो कांग्रेस का नेतृत्व राफेल, सीबीआई जैसे मुद्दों को सरकार पर लेकर निशाना साधता है, क्योंकि दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि इसका सीधा प्रभाव 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी, देखिए रिपोर्ट का उद्देश्य यही था कि ये समझा जा सके कि जब से चुनावी सरगर्मियां तेज हुई हैं राजस्थान में, जब से 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, अमित शाह जो कि बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बात को अपने संबोधनों में, अपनी चर्चाओं में, अपनी रैलियों में इस बात को कहते हैं कि लोकसभा पे फोकस करना है। देखिए साफ साफ लगता है, जब राहुल गांधी किसी रैली में आते हैं, अमित शाह किसी रैली में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मुद्दे अगर चर्चाओं में रहते हैं तो वो होते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, केंद्रीय मुद्दे। प्रादेशिक मुद्दे बहुत कम उन पे बात की जाती है, बहुत कम उन पे चर्चा की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो या मिजोरम का चुनाव हो, पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 2019 में
लोकसभा चुनाव है और वो बहुत अहम है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से शिवचंद साहू साहब मौजूद हैं। शिवचंद जी, अगर हम जब चुनाव की सरगर्मियां जब शुरू हुई थी, जब चुनाव की सुगबुगाहट लगने लगी थी और एक शुरुआत हो चुकी थी कि एक केंद्रीय नेतृत्व है वो आप प्रदेश में आएंगे, अपने भाषण होंगे, इसके बाद कई ऐसे मौके आए हैं जब अमित शाह जी आए हैं, राहुल गांधी आए हैं, एक मौके नहीं कई मौकों की बात कर रहा हूं। हर मुद्दे पर, हर मौके पर राहुल गांधी साहब, आपके जो नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनके जुबान पर कांग्रेस का जो निशाना था, चाहे वो परिवारवाद को लेकर हो, चाहे वंशवाद को लेकर हो, चाहे कांग्रेस की जो बीते हुए 70 साल हो उनको लेकर रहा। और खास तौर से वो इस बात पर फोकस करते रहे कि आने वाला चुनाव लोकसभा का है। कार्यकर्ताओं को भी कहा उन्होंने हमेशा कि आने वाले चुनाव में आप फोकस करिए, खासतौर पर राजस्थान के अलावा जो लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो क्या लोकसभा चुनाव, दोनों ही पार्टियां, जैसे आप बीजेपी की तरफ से, आप चूंकि बीजेपी इस बात पर फोकस है बीजेपी का कि इस चुनाव के माध्यम से वो लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहती है? देखिए सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में कुछ पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी पार्टी हैं, उनके मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं, तो नेता आते हैं तो उन मुद्दों को रखते हैं। कुछ भारत सरकार के सौजन्य से जो राज्य की सरकार है उनको सहायताएं मिलती हैं और जो पूरे प्रदेश भर की सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे मुद्दों की चर्चा होती है तो लोगों को लगता है कि हमको राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करें या राष्ट्र की चर्चा करें या लोकसभा चुनाव की चर्चा करें। मैं उदाहरण के लिए कहूँ, अगर किसान की कर्जा माफी की बात करें तो किसान केवल राजस्थान का नहीं है, किसान पूरे प्रदेश का किसान है। उसमें जहां चुनाव नहीं है वहां का भी किसान है। अगर समर्थन मूल्य दुगना या डेढ़ा हुआ तो पूरे राष्ट्र के किसान को फायदा हुआ, केवल चुनाव वाले को नहीं। तो इसलिए कहा जा सकता है राष्ट्र मुद्दा। इसी तरीके से जो दूसरे मुद्दे भी हैं, जैसे मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की बात करूं, जिसके तहत हर व्यक्ति को जो है, हर गरीब व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक जो है सुविधा देनी है। उसमें राजस्थान सरकार जो है 30,000 से लेकर के और 3 लाख तक की जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दे रही थी। लेकिन जब भारत सरकार ने उस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ आयुष्मान भारत को जोड़ते हुए और 5 लाख तक की बात करी, तो ये मुद्दा आना जनता में स्वाभाविक था। इसलिए हमारा चुनाव जो है वो राजस्थान की विधानसभा का 2018 के चुनाव पर पूरा फोकस है। लेकिन ऊपर भी हमारी पार्टी है। जी, मैं केवल एक सिंपल, देखिए, फोकस तो आपका राजस्थान के चुनाव पर है, निश्चित तौर पर है। साफ दिखता है कि बीजेपी ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, बीजेपी जिस तरह से रणनीति बनाती आ रही है अभी चुनाव की, फोकस दिख रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि अमित शाह लगातार लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए, राजस्थान के चुनाव है, एमपी के चुनाव है, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, मिजोरम के चुनाव है, जिस तरह तेलंगाना के चुनाव है, पार्टी की ये रणनीति तो है कि पार्टी को दिख तो रहा है ना कि 2019 में लोकसभा चुनाव है सामने, और लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव जो कि एक बहुत ही वृहद स्तर पर होगा। और उसके लिए पार्टी तो कहीं ना कहीं मजबूती जो होती है, अगर आप यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि अमित शाह इस बात पर फोकस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कहा उन्होंने अपने कई भाषणों में। हाँ, निश्चित रूप से दोनों चुनावों की बात हम साथ में करते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं कि लोकसभा के चुनाव 2019 में नहीं, मई 2019 में ही संभावित हैं। इसलिए बहुत निकट है, दोनों में अंतर बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है अंतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दिसंबर में इनका रिजल्ट आना है, फिर कुछ सरकारें बननी है, उसमें टाइम लगना है, चुनाव प्रचार धीमा पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब 3-4 महीने ही दोनों के अंतर में चुनाव प्रचार का समय बचता है, तो निश्चित रूप से दोनों मुद्दे साथ चलते हैं। जी, मेरे साथ इस मुद्दे पर कांग्रेस से संगीता गर्ग जी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, मुद्दा यह है कि पूरे चुनाव के अंतराल में हम देखें, अभी तो चुनाव की बहुत सारी सरगर्मियां तेज हैं, अभी तो और ज्यादा जो चुनावी रण है वो तेज होगा। अब रैलियां, कई जो स्टार प्रचारक हैं वो आएंगे, लेकिन एक फोकस अभी जब अगर हम पुराने उस पर भी जाते हैं तो राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, जब बात की जाती है जनता के बीच में तो केंद्रीय मुद्दों की बात की जाती है। सरकार तो चूंकि अपनी योजनाओं की बात करेगी तो उसमें केंद्र की और सरकार की योजना दोनों आती हैं। राहुल गांधी साहब जब आते हैं तो राफेल की बात करते हैं और दूसरे जो मुद्दे हैं जो केंद्रीय उससे जुड़े हुए हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं। जब तो राफेल, खासतौर पर जब उनके छाया रहा, राफेल हुआ, सीबीआई का मुद्दा हुआ, तो क्या जैसे मेरा इनसे सवाल था कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि कांग्रेस भी देखती है कि हाँ, हम आने वाला जो चुनाव है उसकी तैयार की जाए पृष्ठभूमि इन राज्यों के चुनाव के साथ साथ। देखिए सुधांशु जी, जो स्टेट में है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन राजस्थान का नेतृत्व तो ये कहा जाए कि राजस्थान के नेतृत्व ने कुछ नहीं दिया, तो बिल्कुल वैसे ही हालात केंद्र नेतृत्व के रहे कि केंद्र नेतृत्व में भी ना तो राजस्थान में कुछ दिया, ना ही
पूरे देश की हम बात करें तो वहां पर भी हालात अच्छे नहीं है। हम किसी भी वर्ग की बात कर लें, जो जो मुद्दे इन्होंने कहे, मैं बहुत से मुद्दों पर जाना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कहा कि युवाओं को 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन 15 लाख रोजगार तो दूर, आप ये देखिए कि रोजगार का रोना, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इस मुद्दे पे मैं आऊंगा, ये जो है कि भाई रोजगार का है कि मुद्दे रहे या लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है राज्य प्रादेशिक चुनावों के आधार पर? सुधांशु जी देखिए, मैंने आपको कहा क्योंकि ये राजस्थान और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम लोग उन मुद्दों को बताना चाहते हैं। प्रदेश का नेतृत्व ने तो आपके साथ क्या किया और केंद्र के नेतृत्व ने आपके साथ किया, किस तरीके से आपके साथ झूठ बोला गया, जनता के साथ किस तरीके से धोखा न केवल मुख्यमंत्री जी ने किया अपितु केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री ने भी किया। जो और फिर सबसे बड़ी बात देखिए कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने बहुत सारे वादे, जैसे कि प्रदेश से की जनता से वादा किया गया, मैं आपको बात कंप्लीट कर रही थी कि युवाओं से वादा किया कि 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन विडंबना देखिए कि जब युवा रोजगार के लिए गया मुख्यमंत्री जी के पास तो उनको लाठियां खानी पड़ी। और इसी तरीके से हम बहुत सारे मुद्दे कहें कि केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो निश्चित रूप से चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, लेकिन जब जहां छोटी छोटी बच्चियों से लेकर महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं होती थी तो ना तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से उफ तक निकलती थी, ना केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता था। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। कहा गया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो देखिए पेट्रोल डीजल जहां इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल बॉटम में चला गया, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके जहां जनता को सीधा फायदा पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जनता को फायदा नहीं मिला। और निरंतर जिसको इन्होंने एक और उसमें परिवर्तन किया कि हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें चेंज होंगी, और वो साइलेंट किलर की तरह जनता को खाती रही और जनता को कुछ नहीं मिला। और पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर उस क्रूड ऑयल के अनुपात में हम देखें तो बहुत कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, ये बल्कि उनकी रेट जो थी वो निरंतर बढ़ती रही। हम गैस की बात करें तो गैस के लिए कहा गया कि आप सब्सिडी छोड़ दो, आप सब्सिडी छुड़वा रहे हो, जनता ने बहुत सारे लोगों ने आपकी बात को मानते हुए सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन गैस के दाम दुगने हो गए। संगीता जी, एक राहुल गांधी जब आते हैं या रैली में या जो आपके जो बड़े नेता हैं, आला नेता हैं, वो इस बात का दावा लगातार कर रहे हैं कि 2019 में वो बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है उसको बुरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे, और 2019 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मई में ये माना जा रहा है कि मई में लोकसभा चुनाव होंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो आप किस आधार पर लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए जो राज्यों के चुनाव होंगे, जब इनके परिणाम आएंगे, निश्चित तौर पर परिणाम जो भी रहेगा उसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, उसका सीधा सीधा असर पार्टी की जो परफॉर्मेंस होगी, अभी जो परफॉर्मेंस रहेगी किसी भी पार्टी की, उसका सीधा असर आने वाले जो चुनाव पर पड़ेगा, आम चुनाव पर, लोकसभा के। देखिए सुधांशु जी, अगर हम ये कहें कि हमारा प्रदेश नेतृत्व तो बहुत अच्छा था और प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो जनता ये देखती है कि हाँ ठीक है, हम एमपी चुनाव में देखेंगे, लेकिन ना केवल प्रदेश की जनता के साथ छलावा हुआ, अपितु वही छलावा केंद्र सरकार ने भी किया। तो ये दोनों जगह जब सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की, तो इनको मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री जी से नहीं बनती, उन दोनों की आपस की लड़ाई में प्रदेश का कोई भला नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने जो जो वादे जनता से किए उन पे वो खरा नहीं उतरी, और प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए जनता से उन पर वो खरा नहीं उतरे। तो ये दोनों चीजें जो प्रदेश में तो देखिए सरकार जा ही रही थी, लेकिन चूंकि अगर केंद्र सरकार या तो अच्छा काम करती या प्रदेश सरकार अच्छा काम करती, लेकिन दोनों सरकार ही विफल रही, तो दोनों में ये डिफीट खा रहे हैं कि प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। उसका जो क्या आधार है, जो आधार बेसिक आधार क्या है? उन्हीं पे वही चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो इन्होंने वादे करे, देखिए जब राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का ये कह दे कि राम मंदिर हमारा एजेंडा नहीं है और 15 लाख रुपए देने का हमने कोई वादा नहीं किया, चुनाव में कुछ जुमले बोल दिए जाते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी पार्टी का ये बात कहते हैं तो जनता उस बात को भी भली बात समझती कि आपने मैनिफेस्टो में जिन चीजों को डाला, चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात कही हो, चाहे राम मंदिर बनाने की बात, देखिए राम मंदिर बनाने की बात आपने कही थी, आपके मैनिफेस्टो में थी, लेकिन आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आपके अध्यक्ष जी ने उसको सिरे से नकार दिया कि राम मंदिर हमारा एजेंडा नहीं है। अब चुनाव आते फिर वापस से राम मंदिर, यानी कि कांग्रेस का आधार जो है लोकसभा चुनाव की बात जब कांग्रेस करती है कि हम लोकसभा चुनाव में एक अपनी सरकार बना रहे हैं आने वाले समय में, इस बात का जो आधार है वो ये है कि बीजेपी ने जो वादे किए वो बीजेपी ने पूरे नहीं किए, आपके हिसाब से मैनिफेस्टो की जो बातें पूरी नहीं करी, और केंद्र नेतृत्व शिक्षण जी देखिए, ये बीजेपी भी समझ रही है कि जो आज जो चुनाव जो है राजस्थान में जो चुनाव है, जब परिणाम आएंगे, चाहे राजस्थान के जो चूंकि 5 राज्यों के परिणाम एक साथ आने हैं, इन चुनावों के परिणाम का सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा।
पूरा सीधा सीधा असर जो परिणाम रहेगा, चाहे जिस पार्टी के फेवर में रहेंगे, उसको निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में फायदा होना है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अच्छी तरह से जानती हैं। जी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाई जो आपकी सरकार जो प्रदेश में रही, जिन प्रदेश में, और जो केंद्र की सरकार है, वहां जो वादे किए गए वो कतई पूरे नहीं किए गए, और यही कारण है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की बात करती है लोकसभा चुनाव में। क्या मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें मुंगेरी लाल के तरह सपने देख रही है। कांग्रेस के पास ना विजन है, ना नीति है, ना निर्णय है, ना नेतृत्व है। आज नब जैसे डिबेट में भी साफ हो गया कि ये चाहते हैं कि बीजेपी की कुछ एंटी इनकम्बेंसी ऐसी कोई बात हो जनता में, उनका इनको कोई लाभ मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आज जिस तरीके का माहौल राजस्थान में बन गया, छत्तीसगढ़ में बन गया, एमपी में बन गया, आज जिसको कहते थे कि तो वाक और देवेशी था, आज हम जो है नेक टू नेक जो है अच्छी टक्कर और बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस समय हमारे सारे उम्मीदवार तय हो जाएंगे, विड्रॉ की कार्रवाई हो जाएगी, 22 के बाद देखना क्या नजारा आएगा। कांग्रेस के जिस तरीके से आरोप लगे हैं, पैराशूट के आरोप भी लगे हैं, और कांग्रेस ने टिकट वितरण में भी राहुल जी ने कहा मैं पैराशूट को नहीं उतरने दूंगा, वो नीति खत्म। कई जगह पायलट जी पर आरोप लगे कि ये जो है गंगा, विशेष करके गंगानगर का मैटर काफी उछला कि पायलट जी ने कुछ ले दे करके ऐसा कर दिया है। ये सारी मितें। और दूसरा, आज कांग्रेस ये बताने की स्थिति में नहीं है कि राजस्थान सरकार का कौन सा काम राजस्थान सरकार ने नहीं किया जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो करेगी। आज कांग्रेस के पास एक नेतृत्व नहीं है। 4 नेतृत्व कांग्रेस ने पैरेलल खड़े कर रखे हैं। रूडी जी बार बार धमकी देते हैं, ये टिकट नहीं दी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज जिस तरीके से बीकानेर में आग लगी, पूरी देश ने देखा उस आग को। ये आग कहां लगी? मैं सोचता हूं ये आग लगी कांग्रेस के। ये कांग्रेस को पूरा प्रदेश कहा जाएगा। इस तरीके के इनके विद्रोही जो है अपने ही लोगों को मारेंगे, कांग्रेस को उनकी बाढ़ ही खा जाएगी, ऐसा हजूम हो गया। इन्होंने झूठ बोल बोल के कार्यकर्ताओं में जो है इतना उत्साहित किया उनको कि हमारी तो 100% सरकार आ रही है। उसका परिणाम है हर कार्यकर्ता मानता है कि मुझे टिकट मिल गई तो 100 वोट जीत जाऊंगा, और उसकी वजह से पूरे प्रदेश में आग लग गई। शिवशरण जी, देखिए आपने एक बात कही कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। देखिए, पार्टी अगर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित नहीं करेगी तो वो किस बात की पार्टी? आप भी उत्साहित करते हैं, जब अमित शाह आते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में जाके कहते हैं कि आपको तो केवल अपने चुनाव पे ध्यान देना है, अभी किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। आपके जब पार्टी में विवाद होने लगता है, आपसी विवाद कलह होती है, तो अमित शाह कहते हैं कि आपसी विवाद पर कतई ध्यान मत दीजिए, केवल और केवल चुनाव पर फोकस कीजिए। हाँ, निश्चित रूप से कहते हैं कमल के निशान पर फोकस कीजिए, आपका उम्मीदवार कमल का निशान है। कांग्रेस भी यही कार्य करती है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व भी करते हैं। मैं तो एक चीज बताइए, जो अभी जो चुनाव है, अभी तो तैयारी चली रही है, अलग अलग तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो क्या यह रणनीतियां जो आज आप बना रहे हैं, जब आप प्रदेश का जब परिणाम आएगा उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव होगा, आपके फेवर में रहेंगी चीजें? निश्चित रूप से हमारा रणनीति में प्रमुख मुद्दा जो है वो विकास है। हम जो विकास को जो हमने किया और जो कांग्रेस ने इससे पहले किया, वो चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, बड़ी बड़ी तीनों सरकारों में तुलना करते हैं कांग्रेस के काल से हो जो पीछे किया। ये इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार में पिछली सरकार से हमने 5 गुना ज्यादा काम किया। हमारी दोनों सरकारों ने निरंतर 3-3 बार जो काम किया है उसने सारे आयाम तोड़ दिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसकी कांग्रेस ने कल्पना नहीं की होगी। आज बात करते हैं रोजगार और बेरोजगार की। हमने रोजगार देने के लिए जो है जितने आश्वासन दिया राजस्थान सरकार ने, ये कहा था हम 15 लाख जो है शिक्षित बेरोजगार और कुछ लोगों को स्किल के माध्यम से हम रोजगार देंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के पास शायद आंकड़े नहीं होंगे, हमने 10 लाख लोगों को रोजगार के लिए तैयार कर दिया है, तो रोजगार मिलेगा। विकास की बात और एक बात और कहूंगा मैं इसी साथ, आज कांग्रेस पैर पैर पर जो है कोर्टों में उलझा रही है। हमारे 26,000 जो है अध्यापक भी नौकरी लगने वाले थे, कांग्रेस के महामंत्री जी ने रिट करके उनको रोका। कांग्रेस युवाओं के साथ धोखा कर रही है और कोर्ट न्यायालय में मामला उठा करके युवाओं को भटका रही है। संगीता जी, बात हम जो कि मुद्दा चूंकि हमारा विकास जब बात होती है तो विकास की बात आने लगती है, सरकार जो होती है, पार्टी होती है, विकास की बात करती है कि भाई जो लोकसभा चुनाव की बात है, जैसे आपने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो कि प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं और केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रदेश के मुद्दे अगर आप राजस्थान के अंदर उन्हीं उसमें जाएंगी मुद्दों के ऊपर, अगर क्योंकि ऐसे पत्रकार में हम इस बात को समझते हैं, देखते हैं कि क्या कितनी ज्यादा समस्याएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन पर फोकस ना तो स्थानीय नेताओं ने किया है ना ही केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। अब ये भी विकास की बात करते हैं और आप भी विकास की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा विकास होगा, कैसे होगा?
सुधांशु जी, आपकी बात से पहले मैं मेरे बड़े भाई की एक बात का जवाब देना चाहूंगी, जिसमें ये कह रहे थे कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है और इनके पास नेतृत्व है। इनके पास बहुत से नेता हैं। तो देखिए, मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगी, और आपने हमारे जो कहा है कि आपकी पार्टी पार्टी जो है वो नेतृत्व विहीन है, क्योंकि आपको 75 दिन लग गए प्रदेशाध्यक्ष देने में, लेकिन हमारे पास बहुत परिवार का मामला है संगीता जी, आपके पास परिवार में नेतृत्व नहीं, हम बहुआयामी नेतृत्व क्षमता हम लोग रखते हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारी पार्टी के लिए कि हमारे पास बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके पास नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन आपके पास 75 दिन लग गए आपको प्रदेशाध्यक्ष देने में। तो आपकी पार्टी नेतृत्व विहीन है कि आपको राजस्थान में ऐसा ढूंढना पड़ा था कि हम प्रदेशाध्यक्ष बनाए किसको। आपकी केंद्र की सरकार की और प्रदेश सरकार की आपस में बनती नहीं, उनकी खींचतान में प्रदेश इस बात का खामियाजा भुगतता रहा कि विकास का रोना जो आप लोग लेते हैं कि विकास विकास विकास, मुझे तो पूरे राजस्थान से लेकर और पूरे देश में कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। हाँ, झूठ जुमले और धोखा जरूर नजर आया, जो पूरी जनता ने, राजस्थान की जनता ने भी झेला और देश की जनता ने भी झेला है। और जिस आप कह रहे थे कि भाई रोजगार की बात, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो कहा 15 लाख रोजगार हम प्रदेश में देंगे, केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो ना तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देश में मिले, ना प्रदेश में 15 लाख रोजगार मिले, लेकिन ये जरूर हुआ कि नोटबंदी के माध्यम से देश की फैक्ट्रियां 3 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसमें बहुत से लोग, हमारे बहुत से युवा भाई बेरोजगार जरूर हो गए और बेरोजगारी जरूर देश में बढ़ गई, लेकिन रोजगार के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिला। और जिस बात को आप कह रहे थे कि हमने नौकरियां अटकाई, तो उस बात को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि आचार संहिता लगने के बाद में आप किसी को नौकरियां दे रहे हैं, तो जनता नहीं समझती कि आपने अभी तक क्यों नहीं नौकरियां दी। अभी तक आप क्या कर रहे थे? 5.5 कि जो भी संगीता जी, ये जो जितनी बातें हो रही हैं 15 लाख नौकरियों को लेकर या दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं, इनको लेकर मैं देखिए, ये जो चर्चाएं हैं लगातार चलती आ रही हैं। निश्चित तौर पर चुनाव है तो ये चर्चा होगी, लेकिन ये बात जो हमारा मुद्दा है, मैं थोड़ा सा क्या, नहीं तो हम भटक जाएंगे पूरी तरह से। शिवशंकर जी, देखिए, अभी बीजेपी ने क्या एक ब्रिगेड बनाई है एक तरह की कि भाई आपके जितने भी केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हों, चाहे वो आपके सुधांशु त्रिवेदी साहब हों, चाहे गजेंद्र सिंह जी किसी राज्य मंत्री हैं, वो सब, और मैं हर दिन ये देखने को मिल रहा है कि हर दिन एक मुद्दे को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ होती है। यानी कि बीजेपी, देखिए, पार्टी के रूप में पूरी तैयारी है अपनी आपकी, भाई पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा निकाल के लाती है, कुछ ऐसा कमी निकाल के लाती है जिसकी वजह से जो कि चुनाव में लोगों के सामने रख सके। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो आप मानते हैं कि पूरी तरह से क्या प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इस बात पर निर्भर है कि केंद्रीय नेतृत्व को ही आगे लेकर चुनाव जीता जा सकता है केवल? ऐसा कुछ नहीं सुधांशु जी, हमारी जो तैयारियां हैं वो राजस्थान के चुनाव की तैयारियां हैं, और जब राजस्थान में जब तैयारियां हम कर ही रहे हैं तो आने वाला हमारा केंद्र का चुनाव भी नजदीक है। तो हमारे राजस्थान के जो भी केंद्रीय मंत्री हैं वो हमारे राजस्थान में उनका व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है और आना अपेक्षित है। तो उसका आने से ये नहीं है कि वो केवल कोई केंद्र की पैरवी करते हैं, वो राजस्थान की पैरवी भी करते हैं। कुछ लोग प्रभारी के रूप में आते हैं, जैसे आप जावड़ेकर जी की चर्चा कर रहे हो, तो हर जगह एक नियम होता है सब पार्टियों का कि कोई चुनाव होता है तो उनके कोई न कोई प्रभारी होते हैं। हमारी पार्टी सत्ता में तो हमारे प्रभारी आएंगे, तो कोई न कोई केंद्रीय मंत्री आएगा। इसलिए लगता है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ प्रभारी बन के आ रहे हैं तो शायद केंद्र की तरफ ज्यादा फोकस है, बल्कि हमारा फोकस जो है पहले राजस्थान की सरकार बनाने में है, और उसका विजन जो है आगे केंद्र में भी जाएगा, तो वो सरकार भी बनाने में। हम केंद्र और राज्य की जितनी भी सारी नीतियां हैं वो जनता को इसलिए बताना चाहती है, कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती जा रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं संगीता जी की बात को बताना चाहूंगा, संगीता जी ने राजस्थान के किसी स्कूल को जाके देखा है जो पिछले अशोक गहलोत के टाइम में बंद हो गई थी, ताले लगने के कगार में थे, आज सारा स्टाफ उन स्कूलों में। आपकी सरकार ने कितने स्कूलों को कर्मोन्नत किया, कितने स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी बनाई, क्या संगीता जी बताएंगी कि करीब 65 नौकरियां जो है हमने वो की? क्या संगीता जी सड़कों को देखे सड़कें किस प्रकार की जिनका हमने पुनरुद्धार किया? आप जो बात कर रहे हैं कि इतने स्कूल्स, इतने सड़कें, ये सब का निचोड़ जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, जो चुनाव का परिणाम आएगा 7 तारीख को, उस दौरान, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा, उस समय पता लग जाएगा कि इन सभी योजनाओं का कितना निचोड़ निकलेगा। निश्चित लगेगा, हम निश्चित रूप से जो है, क्योंकि चुनाव तो है ही, और जनता बता ही देगी, आपका भी बता देगी और इनका भी कितना विश्वास करती है, सारा वो सामने आ जाएंगी चीजें। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी संगीता जी इनकी उस मुद्दे पर बात पे, जो बात कर रहे थे? हाँ, मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि स्कूल
आपने प्रदेश में पूरे कितने स्कूल बंद हो गए भाई साहब, आप ही बता दीजिए, अपने मुंह से बता दीजिए। संगीता जी, मैं आपकी हमने पर्सनल केस का ये उत्तर दे देता हूं, हमने स्कूलें बंद नहीं की, हमने स्कूलों का एकीकरण किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा एकीकरण का? आप मुझे क्या समझाएंगे? 22,500 स्कूल बंद कर दिए, बंद नहीं किया, एकीकरण। 809 स्कूल जो गर्ल्स स्कूल थे, आप कहते हैं महिला सशक्तिकरण। जहां आपने गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया 809 मिलाकर, तो किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? कौन सा महिला स्वावलंबन यहाँ हो जाएगा? जब बच्चियां और महिलाएं पढ़ने नहीं जा पाएंगी तो कैसा स्वावलंबन, कैसा सशक्तिकरण? लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि जिस झूठ की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में पड़ गई है, या झूठ बोलने की जो आदत इनकी पड़ गई है, वो ये बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा करती है। कांग्रेस सच्चाई, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपके पास जवाब भी लूंगा और इस बात को भी मैं जानूंगा आपसे कि भाई देखिए, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप की जो प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस अपनी तरीके से उसको सामना करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी की लगातार जो नीतियां हैं उसी आधार पर चल रही हैं। पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सत्ता का महासमर में। राजस्थान में चुनावी जो रण है पूरी तरह से अपने रंग पर है। चाहे आरोप प्रत्यारोप की बात हो, चाहे चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उसके बाद के बाद जो जिस तरह की जो हालात बने, वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो एक द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा है पूरी तरह से चल रहा है। लेकिन मुद्दा आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है कि क्या इस चुनाव की बिसात पर आने वाले लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? क्या जो दोनों ही पार्टियां हैं उनका फोकस लोकसभा चुनाव भी है? क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है, बड़ा आम चुनाव, जो कि निर्धारण करता है कि 5 साल देश में कौन सी पार्टी राज करेगी। इस मुद्दे पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। श्याम जी, जब से चुनाव की बिसात पिछने लगी थी, रैलियां शुरू हुई, राहुल गांधी आने लगे, अमित शाह आने लगे, उसके बाद में और रैलियां हुई, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, और खासतौर से अमित शाह जब रहे या राहुल गांधी, आपने एक चीज देखी होगी कि केंद्रीय मुद्दे काफी छाए रहे हैं अभी लगातार। और इस बात पे जो अमित शाह हैं उन्होंने ये भी कहा बार बार कि लोकसभा चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है और उस पर फोकस करें सभी कार्यकर्ता। तो क्या इन चुनावों के बेस पर लोकसभा चुनाव टारगेटेड है पूरी तरह से? केंद्रीय मुद्दे ही छाए रहे हैं, प्रादेशिक मुद्दे लुप्त हैं। सुधांशु जी, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से, अमित शाह आज से नहीं, जब बहुत से पहले से आ रहे थे, तो राजस्थान को तो अपना वो मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करो, ये तो आज भी कहते हैं और पुराने टाइम भी कहते आए। लेकिन मेरा विडंबना का विषय यह है कि प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश के नेता अपनी रणनीति बनाने के बजाय केंद्र की दी हुई बातों को कह रहे हैं। अब यहाँ पर राजनीति पर विकास की बात होने के बजाय एक दूसरे के लोगों को कैसे लाया जाए और कैसे तोड़फोड़ की जाए, एक नई राजनीति का परिदृश्य हमारे प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिलता था। कांग्रेस अपने उम्मीदवार के बदौलत बीजेपी के प्रभावी लोगों को हराने में ताकत नहीं रखती, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के लोगों को ले जाकर के चुनाव लड़वा रही है और बीजेपी भी कांग्रेस के लोगों को हरवाने के लिए उनके ही लोग तोड़ करके उनके हाथ ले जा रही है। तो ये जिस तरह की राजनीति में ओछापन और निचलापन आ गया है, उसे लगता है कि राजनेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ किया वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब देखिएगा, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं, अभी तक 3-4-5 दिन जो थे, लास्ट में तो ऐसा लग रहा था कि आज फैसला हो रहा है, कल नॉमिनेशन का अंतिम टाइम है, आपने नेता दिखा दिए ला करके कि ममता जी इतनी पुरानी थी, मैं लेके आ गई। ओपी सैनी जो कि कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, बीजेपी वाले ले आए। और झुंझुनू में भी इनके खुद का वजूद नहीं था, इसलिए जिला परिषद का मेंबर भामू को लेकर के तत्काल आए और घोषणा कर दी कि हम असली कार्यकर्ता का क्या होगा, जो दिन रात अपनी पार्टी को सींच करके बड़ा करने की कोशिश करता है वो तिलमिलाता है बाद में। ऐसी स्थिति में राजनीतिक लोग, जो बड़े लोग हैं, उनके तो कोई फर्क पड़ता नहीं, उनकी स्वार्थों की पूर्ति कैसे भी संभव हो जाए, ये कार्यकर्ता रहे नहीं रहे, उनके तो पद है, बहुत बड़ा पद है, और वो क्योंकि इतना भोग चुके और इतना प्रसिद्धि पा चुके, तो उनके छोटे कार्यकर्ता और उनके से कोई परवाह नहीं। उनको तो परवाह है कि किसी प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को खुश कैसे किया जाए।
और उनको अपने महत्व को कैसे दिखाया जाए कि देखिए मेरा महत्व आज भी बरकरार है प्रदेश में, क्योंकि आपके यहाँ रहने से, आपके कुछ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह की जो परिपाटी पड़ी है ये प्रदेश के भले के लिए एक जब आपने ये बात कही कि असली जो कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर पर इस लंबे समय से एक अपने नेता के लिए काम कर रहा था, उसको एक तरह से धक्का लगता है इस बात पे, तो क्या जब आम चुनाव जब सामने होंगे लोकसभा के, तो क्या जो जिसको कार्यकर्ता को एक चोट पहुंची है, कार्यकर्ता की जो आस है, जो आशाएं हैं वो टूटी, क्या इसका खामियाजा इसमें भुगतना पड़ेगा कुछ हद तक? कुछ चीजें पार्टी को भुगतना पड़ेगा, नेताओं को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। पार्टी की बात कर रहा हूं। आप देखिएगा जिस स्थिति में मानवेंद्र कह रहे थे कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन वसुंधरा जी को हराना है, वसुंधरा जी के पास के हराने के लिए कोई सक्षम उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है। वो एक बार अपनी माता को लड़ा चुके हैं, सचिन पायलट, रमा पायलट को इस बार नहीं लड़ाना चाहते थे अपनी मां को फिर खड़ा करते, चुनौती देते कि हमारे पास भी आपकी जैसी सक्षम महिला है, लेकिन नहीं है। इसलिए हम मानवेंद्र को ला करके वहां खड़ा कर दिया और लोधाओं में से उस प्रकार की चीजें होगी, सारी बातें होंगी। सीपी जोशी को हराने के लिए आपने फिर किसको ले गए? जो कांग्रेस में ही पदाधिकारी था, फिर बीजेपी का पदाधिकारी, वो उसको ले गए। पहले वो वहां के राज परिवार से, नाथद्वारा से चुनाव लड़ते हैं, आप वहां पे खड़ा कर दिया ले जाकर के। तो ये सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहते हैं कि जो सक्षम कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता जो बनाने की पहले कोशिश होती थी, तैयारी की जाती थी, वो सब धराशायी हो गई है। अब तो केवल रेडीमेड लोगों को लाओ और चुनाव लड़ा दो। तो ये चुनाव जीतना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं, सिद्धांत और महत्वपूर्ण नहीं, कार्यकर्ता की चीजें, ठीक, वो जो पुराने नेताओं की परंपराएं और सब बातें कहते थे वो सब दिखती नहीं। ठीक है संगीता जी, आप ये बात कह रही हैं, आप विधानसभा का चुनाव जीतने की बात कर रही है कांग्रेस, लोकसभा का चुनाव जीतने की बात कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, ये भाषण सबने सुना, तो उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स तय किए। उन पैरामीटर्स पर तो बिल्कुल भी कतई खरे नहीं उतरे। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो गई, अगर हम अब दो बार हारने वालों की बात करें तो वो केवल बीडी कल्ला साहब पर लागू नहीं किया, बाकियों की क्यों टिकट काट दी, महिलाओं के मुद्दे थे बहुत सारे। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी आप लोगों की? देखिए सुधांशु जी, क्योंकि जीत चाहते हैं आप, इसलिए सारे पैरामीटर्स छोड़ दिए गए। सुधांशु जी, जो मुझे कहना चाहिए था वो आप स्वयं भी इस बात को स्वीकार कर खुद कह भी रहे हैं। देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है, प्रथम बात जो होती है वो होती है जीतना, कि किस आधार पर हमें हर सीट पर जीत हासिल हो। राहुल जी ने जो पैरामीटर्स तय किए थे, आप लिस्ट उठाकर देखिएगा, आप लिस्ट उठाकर देखिए कि युवाओं को मौका दिया है, नए लोगों को मौका दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ने कितने नए युवा चेहरों को मौका दिया, नए लोगों को भी मौका मिला है जो बहुत समय से इंतजार करते रहते, पार्टी के लिए काम करते रहते। तो एक ये नई जो माधव सिंह दीवान आज कह रहे थे, आप छोड़ गए, सोच के अनुसार जो माधव सिंह दीवान को आपने सुना क्या? श्याम जी, मैं इस बात जी आऊंगा, पार्टी में देखने को मिला, ये बहुत अच्छी शुरुआत। लेकिन जो पैरामीटर्स राहुल गांधी पूरी जनता के सामने बोल रहे हैं, महिलाओं वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, को भी टिकट दिया है, युवाओं को दो बार हारने वालों के टिकट काटने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, पैराशूटी उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। जहां तक दो बार हारे हुए पैराशूट का टिकट काट देंगे, मैं कैंची लाऊंगा और मैं टिकट की डोर काट दूंगा, नहीं काट पाए वो डोर। ऐसा कुछ नहीं है सुधांशु जी। तो लोकसभा चुनाव में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी हमको, पार्टी जो आप कैंडिडेट चुनेंगे। काम करती ये सक्षमता से यही नहीं कह पा रहे कि इनको टिकट नहीं मिला, ये अपने लिए मांग नहीं कर रही, कहती नहीं है कि महिलाओं को तरजीह नहीं मिली। देखिए महिलाओं को तरजीह मिली, टिकट महिला भी थी, वो नहीं कर सकती है इस बात का दावा कि उनको टिकट मिलता है, क्योंकि देखिए पार्टी स्तर पर कहाँ कैसे निर्णय होते हैं तो आप और हम सब जानते हैं क्या स्थिति बनती है। साहू साहब के साथ भी घटना घटी है, साहू साहब को भी नहीं दिया गया टिकट, तो कार्यकर्ता बहुत यूज करना पड़ता है। देखो श्याम जी की बात का मैं जवाब दे देती हूँ, और आज अगर आपने मेरी एक वीडियो भी आपके पास शायद पहुंच जाएगी, देखिएगा आप लोग, सोशल मीडिया पे आएगी, कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और उस टिकट प्राप्ति के लिए वो अंतिम क्षण तक प्रयास भी करता है, लेकिन पार्टी को टिकट तो ही देना है। और कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, जिसमें हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस लगती हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता है, लेकिन मिलना तो किसी एक को है, क्योंकि विधानसभा 200 है तो 200 सीट ही मिलेगी, 200 टिकट मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस एक परिवार है और परिवार में उठा पटक ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन जब उस परिवार का मुखिया चुन लिया जाता है ना, वो डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है, और उस मुखिया के नेतृत्व में सब शिवचंद जी,
जिस तरह की बात श्याम जी ने कही कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, कई जगह पर कार्यकर्ता आहत हुआ कि एक दिन पहले, 24 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले अगर एक नेता ज्वाइन कर रहा है पार्टी और उसको टिकट मिल जाता है तो निश्चित तौर पर जो वहां का कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, क्या वो आपके लिए आने वाले चुनाव में इतनी ही शिद्दत से काम कर पाएगा? देखिए, मैं सारी बात खुलासा कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें दी वो सर्वे के आधार पर दी है। जिन कार्यकर्ताओं का सर्वे जिताऊ कैंडिडेट के रूप में आया उनको टिकट मिली। कहीं विकल्प की आवश्यकता पड़ी, कार्यकर्ता कोई प्रॉपर नहीं था, उसका सर्वे में उसका फीडबैक सही नहीं आ रहा था और वहां किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया, हमारी नीति से अपने आप को समर्पण दिखाया, हमारे लिए कार्यकर्ता करने के लिए आप बोलते हैं शिवसेना जी की पार्टी परिवार में समर्पण नहीं होता, ये समर्पण का नहीं होता, जो हमारे पास आया उसने तो समर्पण दिखाया है, केवल टिकट पाने के लिए समर्पण नहीं होता है ये समर्पण। मैं एक बात और बता दूं, संगीता जी की बात और निवेदन कर देता हूं। संगीता जी परिवार की, अनुशासन की और राहुल जी के पैरामीटर की बात करते हैं। राहुल जी के पास कहां पैरामीटर है? आप लोगों ने थोड़े देर पहले अखबारों में छपा कि भंवरलाल जी शर्मा ने कहा कि ये आपका सचिन पायलट ये तो जमुरा है, राहुल जी जमुरों के एमडी हैं और उनके सीपी जोशी और इसके लिए डूडी जी के लिए भी कहा और कहा ये तो सारे पार्टी को गर्त में डालने वाले हैं, इस पार्टी खत्म हो जाएगी और उस भंवरलाल जी को नवाजा गया टिकट से और उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास तो येन केन प्रकार सत्ता हासिल करना है, चाहे उनको कोई गाली देवे, चाहे अनुशासन भंग करे, जिनका पैराशूट का मुद्दा खत्म हो जाए, महिलाओं को टिकट देने का मुद्दा खत्म हो जाए, सारे मुद्दे जो है खत्म हो गए। केवल एक परिवार को वर्चस्व कायम करना है, केवल राहुल गांधी को प्रधान बनाना है, जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे। श्याम जी, जिस तरह से वो परिवार की बात कर रही हैं संगीता जी, ये कह रहे हैं कि समर्पण के साथ आया रामकिशोर सैनी, एक दिन तुरंत उनके अंदर समर्पण आ गया और उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उनको टिकट मिल गया। आप ये मुझे समझाइए, आप ये बताइए कि जब तरह से चूंकि जो राजनीति में माना जाता है, पहले राजनीति में शुचिता की बात होती थी, अब शुचिता कहीं नजर नहीं आ रही है। टिकटों की वितरण की बात हो, चाहे केवल और केवल जीत की, जो आपने बात की, केवल पार्टी को जीत चाहिए, अब चाहे वो येन केन प्रकारण, यहाँ तक कि पैसे की बात भी चल रही है कि भाई फलाना कैंडिडेट तो पैसे लेके टिकट ले आया, इतने करोड़ रुपए उसने दिए होंगे तभी टिकट मिली है। देखिए, साहू साहब को पता नहीं है कि आप ही के कैंडिडेट ने इसको हराया था, रामकिशोर सैनी को, तीसरे नंबर पर रहा था। अब उसमें उस कैंडिडेट के क्या पता क्या हुआ, अलका सिंह को किस प्रकार से क्यों हटाना पड़ा, क्या नहीं पड़ा, लेकिन उस व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया जिसके खिलाफ आपके कार्यकर्ता, आपका विधायक जीत के आया था 5 साल पहले और ये कह के आया था एवरेस्ट है, ये पार्टी में सब कुछ क्योंकि देखिए सबसे पहले निर्दलीय जीते, फिर वो कांग्रेस समर्थित होके के अशोक गहलोत की सरकार में राज्य मंत्री बने और उसके बाद फिर चले गए, फिर वो गए। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम में अब उसके अंदर पता नहीं क्या स्थिति बनी, किस प्रकार से फडणवीस जी का खास बना या खटाना जी के पत्नी को जिताना या हराना, कुछ पता नहीं, अंदर से बहुत सारे समीकरण पेज है। उस पेज को अब स्पष्ट आने वाला टाइम ही करेगा, लेकिन वो आपकी विधायक जो बोलने वाली शेर होती थी, बोलती थी, आज हमको निर्दलीय रूप में जाना पड़ा मालपुरा। बेसिक जो चर्चा हमारी जो चल रही थी वो चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव पे फोकस कर रहे थे अमित शाह, जैसे आपने कहा कि वो तो कहते ही हैं कि भाई लोकसभा चुनाव, अब जब लोकसभा चुनाव सामने आएगा, ये सब चुनाव जब परिणाम निकल के आएंगे, निश्चित तौर पर परिणाम क्या आता है ये कोई नहीं जानता, क्या परिणाम आएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो पार्टी जीतेगी उसको लोकसभा चुनाव में माइलेज मिलेगा, उसको फायदा पहुंचना ही पहुंचना है। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी यही सब कंडीशन, यही सब समीकरण, यही चीजें देखने को मिलेंगी हमको? सुधांशु जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी 2 सांसद जीत के भी आए थे, उनको विधायक बनाने के लिए तैयार हो रही है। मतलब विधायक, आपके सांसद तो 2 ही हैं अभी तक, आप सांसदों को सांसद नहीं रहना देना चाहते, उनको किन स्थिति में आप लड़ाया फिर बीजेपी, अब आप बीजेपी के सांसद भी, बीजेपी भी आप देखिए जितने विधायक जीत के आएंगे आने वाले समय में ये विधायक ही सांसद बनेंगे, आपके फिर सीटें खाली। अगली बार भी यही हुआ था, इस बार भी ऐसा होना, क्योंकि पार्टी में बहुत अलग स्थितियां हो रही है। जिसकी सरकार बनेगी उसको लोकसभा में ज्यादा सीट मिलती है, ये परंपरा राजस्थान में कायम और कायम रहेगी आगे भी। इसलिए सरकार किसी भी तरह बने, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में हमारी ताकत बढ़े, इसलिए इस सरकार को बनाने के लिए दोनों दल जो भी कुछ करना चाहिए वो करने के लिए तैयार है। चाहे इसमें नैतिकता खत्म हो, चाहे स्वार्थों की पूर्ति खत्म हो, असली कार्यकर्ता का अगर खत्म करना तो उसको भी खत्म करो, तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी, और एक और अहम सवाल,
देखिए, आप देख रहे हैं कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, जो आला नेता हैं, जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो ठीक है, प्रभारी, जिस तरह से मैं शिवचंद जी से भी पूछ रहा था कि भाई जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक प्रभारी बनाया गया है, दो तीन मंत्रियों ने यहीं पे अभी अपना डेरा भी जमाया, क्योंकि चुनाव है, लगातार वही स्टेट के मंत्री हैं, यहाँ के स्टेट से बिलोंग करते हैं, वही लोग काउंटर कर रहे हैं। मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे जब बात करते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं इधर से राफेल की, इधर से वो बीजेपी वाले उसका जवाब देते हैं। प्रादेशिक मुद्दे देखिए, राजस्थान में अगर आप घूम के देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि शायद ना तो राहुल गांधी की जबान पे आए हैं, ना ही इनके किसी केंद्रीय नेतृत्व के नेता की जो जबान पे आए हैं। ये सब मुद्दे कहां चले गए जब चुनाव हम राजस्थान का लड़ रहे हैं? देखिए सुधांशु जी, जब संगठन स्थानीय कमजोर होता है ना, तो केंद्रीय संगठन उस पर हावी हो जाता है। आप कुछ सालों से, 10 सालों से, पिछले 10 साल से राजनीति में मैंने देखा कि केंद्र का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगा है। देखिए, पहले केंद्र का कोई नेता या इंटरफेयर नहीं करता था, सारे निर्णय जयपुर में होते थे। और आपके बीजेपी के दफ्तर में मैंने देखा है, कोई दिल्ली नहीं जाता था, कोई दिल्ली वाले नहीं जाते, दिल्ली वाले मंगाते भी नहीं थे। आपको निर्णय करना, क्योंकि आपका संगठन मजबूत था और संगठन की आवाज सुनी जाती थी। संगठन साफ तौर पे कहता था केंद्रीय नेतृत्व को कि आपकी जरूरत नहीं, हमारे राज्य में तो हम फैसला करेंगे, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। आज हर फैसले के लिए दिल्ली भागना पड़ रहा है। कमोबेश यही स्थिति दोनों पार्टियों में, दोनों में बहुत गिरावट आई है और दोनों की स्थितियां इतनी कमजोर हो गई है, संगठन नाम की चीज रही नहीं। संगठन में पहले जिला अध्यक्ष कहता था कि मेरा विधायक ये चुनाव लड़ेगा तो लड़ता था, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको कहते थे कि नहीं ये उम्मीदवार नहीं होगा। तो आज की स्थिति में तो है ही नहीं। आज की स्थिति में पता नहीं किस स्थिति में विधायक के लिए दिल्ली भागना पड़ रहा है। दिल्ली फैसला दिल्ली करता है, भागना नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि आपको मोहर लगेगी तो। जी शिवचंद जी, जिस तरह से श्याम जी ने बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि देखिए, श्याम जी ने ये साफ बात जो कही कि भाई नैतिकता, सुचिता, कैंडिडेट का जिताऊ होना महत्वपूर्ण हो गया। केवल कार्यकर्ता ने क्या मेहनत की 5 साल, कौन कार्यकर्ता परेशान रहा, कितनी भागदौड़ करी, ये कतई मायने नहीं रखी गई। और अभी बात कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो संगठन है, आपके जो प्रादेशिक जो संगठन होते हैं, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो कमजोर इतने हो चुके हैं कि हर बात के लिए केंद्र की तरफ मुंह ताकने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्थानीय हमारा जो संगठन है वो बड़ा सुदृढ़ता से काम कर रहा है। उसने अपना फीडबैक भी लिया है, सब उम्मीदवारों की छंटनी भी की है और लिस्टें भी बनाई है। बहुत सारी लिस्टों में जो है सिंगल पैनल भी हमने तैयार किए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी पूरे प्रदेश की जो है मॉनिटरिंग कराई है, सर्वे कराए हैं, उनके पास भी कुछ फीडबैक गए हैं। इसलिए हमने राज्य नेतृत्व को, प्रदेश के और राष्ट्र के दोनों नेतृत्व को साथ में बैठ के सामूहिक निर्णय लिया है। और किसी पार्टी में सामूहिक निर्णय ले, मैं सोचता हूं कि वो निर्णय ज्यादा बढ़िया है। हमारे स्तर पर कोई कमी हो तो उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने चेक किया। अभिषेक महर्षि में कौन से ऐसे गुण है और कौन से सर्वे में आपके आ गया, उसको दे दिया आपने? सर्वे के आधार पर दिया, सारे सर्वे के आधार पर। हमीर रहमान को तो मानते कि वो विधायक नहीं था, आप यूनुस खान को मान लेते विधायक। एक बात बताइए, सारी चीजें पार्टी के लिए किस सर्वे के आधार पर है कि रामकिशोर सैनी सर्वे पे था क्या? उनका सर्वे आपने पहले करा लिया था क्या? आपको लग रहा था कि बीजेपी में आएंगे और इनका सर्वे आपको पता था कि ये जीतने वाले हैं? निश्चित रूप से जिस आदमी को कांग्रेस से आपको लगा था कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन नहीं, हमने उसके, हमारे पास ऐसी टीम है जो 2 दिन में पूरा सर्वे करके दे रही है। और हम 2 दिन में 200 कैसे हराया जाए व्यक्ति को, 200 लोगों से सर्वे करके हमने टोंक में भी जो है यूनुस जी का सर्वे कराया, 2 दिन में सर्वे आया कि पठान वहां का रहने वाला था, उसको दिया ने आपने सर्वे ऐसे जो भी कांग्रेस से सबने सर्वे करा के लिया है। मैंने सीधा किसी को देश वाली क्या ये मुसलमान है, आपको टिकट दी गई है जी? क्या ये मजबूरी में टिकट दी गई है? नहीं, कोई मजबूरी में नहीं दी गई, बिल्कुल सर्वे के आधार पर दी गई। चलिए ठीक है, वो एक सक्षम नेतृत्व है और पायलट जी को हराने में सक्षम नजर आया, इसलिए दी है। ठीक है संगीता जी, ये बात जो पहली बात तो ये कि संगठन तो आपका भी हर बात के लिए केंद्र की तरफ आप ताकने लगते हैं। केंद्रीय नेतृत्व जब वहां से हरी झंडी दिखाता है तब आगे आपकी बात शुरू होती है। सुधांशु जी, मैं कतई आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश संगठन है वो मजबूत है और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन तानाशाही रवैया नहीं अपनाते। हम राष्ट्रीय नेतृत्व को भी साथ लेकर चलते हैं, राष्ट्रीय संगठन वही बात है। तो जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री जी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं, सर्वसहमति से जो निर्णय होता है वो हम करते हैं। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात थी कि ये कह रहे थे कि यूनुस जी का सर्वे हुआ, लेकिन ड्यूटी साहब का जो एकदम विरोध था, फिर निर्णय था जो बदला, वो सर्वसहमति से निर्णय था सर, एक डर पैदा हो गया था। जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, किसी व्यक्ति के पीछे क्या जनाधार है, किसी व्यक्ति का वहां पर कितना जनाधार है,
ये जब पार्टी को पता लगता है तो उस स्थिति में पार्टी उस डिसीजन को रोल बैक भी करती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता वो यही तो कह रहे हैं कि केंद्रीय संगठन को पता ही नहीं है, तो क्यों नहीं वो अपने नीचे के स्तर पे बातचीत करके तय करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व साथ बैठकर मिलकर निर्णय माधव सिंह दीवान कह रहे थे कि मुझे 50 साल से सक्रिय कर दिया और मुझे धक्का दे दिया और आज मुझे बीजेपी में ज्वाइन करना पड़ा। देखिए अभी ये कह रहे थे कि यूनुस जी का नाम सर्वे में आया था, तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि इन्होंने तो डिसाइड किया था कि हमें मुस्लिम को टिकट ही नहीं देना। इनके हमने कोई डिसाइड नहीं किया, ये तो अखबारी न्यूज़ है, कोई डिसाइड नहीं किया, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। सीटों का डिसीजन हो चुका था और यहाँ टोक का भी डिसीजन हो चुका था। अजीत मेहता जी इनके प्रत्याशी घोषित हो चुके थे, लेकिन चूंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो यूनुस खान जी को वहां बलि का बकरा बना दिया गया। और अब मुझे तो बड़ी हंसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किस मुंह से ही वहां जाकर कहेगी कि हमें वोट करो या हमारे यूनुस खान जी को वोट करो। क्या आरएसएस अब कह पाएगी कि जो हमेशा मुस्लिम का विरोध करती रही, अब वो कहेगी कि हाँ हमारे मुस्लिम कैंडिडेट है यहाँ पर, आपने 199 सीट पे तो किसी मुस्लिम का प्रत्याशी खड़े हो गए। 36 कौम की पार्टी है जहाँ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं जहाँ सब इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं जहाँ सब इंसान, वो है मेरा हिंदुस्तान और वो है मेरा हिंदुस्तान। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जो बीजेपी वाले कहते हैं आपने 60 साल शासन किया। निश्चित रूप से हमने 60 साल शासन किया, इसीलिए हमने शासन किया कि हम देश की एकता अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, हम उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। श्याम जी देखिए, जिस तरह से अभी जो स्थितियां बनी है, टिकट वितरण की जो स्थिति, वो तो इतनी हास्यास्पद हो गई कि एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला कि कौन कहां नाराज हो रहा है, कौन कहां। स्थिति तो ऐसी हो गई थी। कांग्रेस की जब बात कर रहे हैं डूडी साहब की, या जो उनके जो दूसरे कैंडिडेट जिनकी टिकट कटी थी जवर साहब की, कि लोग आगजनी करने लग रहे हैं, बीकानेर में बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो आप जब हम बात करें, जब मई 2019 में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे सामने, उससे पहले इनको सारी पार्टी को तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो स्थितियां उपजी हैं, ये जो सारी स्थितियां बनी हैं, चाहे बगावत को लेकर हो, चाहे बागियों को लेकर हो, ये क्या इंपैक्ट सीधे सीधे डालने वाली है, या फिर जो पार्टी जीतेगी उसके लिए सेफ साइड रहेगा पूरा? नहीं, देखो, जीत तो दोनों पार्टी, अपनी चुनौती दोनों पार्टियों के सामने है कि जीत किस प्रकार से हो, क्योंकि यहाँ बीएसपी ने कुछ स्थितियों में इनके बिगाड़ा किया है और थर्ड फ्रंट भी कुछ सीटों पर तो प्रभाव डाल रही है। अब देखिए, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए तो 5 सीट समझौते में दे दी उनको। अब यहाँ तो कोई अस्तित्व है ही नहीं जिन पार्टियों का। वो 2019 का सीधा उस पर प्रभाव दिखता है कि 5 कार्यकर्ता इनके जीतने में सक्षम नहीं थे, या उन पार्टियों का वहां प्रभाव था जहां यहाँ राज्य संगठन नहीं, कुछ नहीं। आप पूछ लीजिए संगीता जी को कि यहाँ पर कुछ है क्या उन 5 जो आपके समझौते में गई है? आपको पता भी नहीं था चली जाएंगी। बीएसपी को देते तो ठीक था, ये तो ऐसी पार्टियों को दे दिया। एनसीपी को भी दी है, एनसीपी का कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें के लिए ये है कि 2019 में हमको लोकसभा चुनाव का सब कुछ करना है, इसलिए यहाँ से वहां जब गठजोड़ होगा इन पार्टियों से दिखा दिए ना, वो तो गठजोड़ उस आदमी को टिकट दिया जिसने अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सीडी बनाई और आलोद का मालपुरा से आपके उम्मीदवार है आपके गठबंधन के तहत। चलिए संगीता जी जवाब दे दीजिए इस बात का। पहले देखिए, आप रणवीर पहलवान जी जवाब दे दीजिए कि वही व्यक्ति ने जो कांग्रेस की सीडी बनाई थी, आपके भी शामिल थे उसमें। पूरे देश की जो पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक मूल्यों से प्रताड़ित हो चुकी है और प्रदेश की और देश की जनता भी इनकी जो तानाशाही। आप तो मालपुरा से रणवीर पहलवान जी के बारे में बताइए, ये वही व्यक्ति है क्या जिसने कांग्रेस की सीडी बनाई? जनता पार्टी की राजू साहब भी शामिल है। उस विनाशकारी शक्तियों को दफन करने के लिए सारे संगठन एक होकर अगर उसको विदाई तय कर दे तो क्या हो गया? उसमें उस विदाई करनी है हमें। तो देश की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो और उसके लिए अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। उसके लिए गठबंधन करना पड़ेगा तो आप करेंगे, उसके लिए पैराशूट वाला मुद्दे को आपको है ना उसके पीछे हटना पड़ेगा तो आप हटेंगे। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता ये मत कहिए। देखिए नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी को देश के हित में काम किस तरह से पार्टी के हित में काम हो, पार्टी की पार्टी उन हितों को देखते हुए हमने जैसा आपने उन दलों के नाम सुने क्या? उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या आप बता दो ना कहा कि हम ये चाहते हैं। अरे आप बता दो, आप समर्थक करते हो क्या? आपको पता था कि 5 टिकट जाएंगे समझौते में? या तो आप बोल रहे हैं मैं नहीं, आप बताओ समझौते 5 जाएंगे। चलिए आप ये बताइए शिवसेना जी, ठीक है,
बात कांग्रेस की नहीं है कि बीजेपी ऐसा, बीजेपी पे अगर ये कहा जाए कि नहीं बीजेपी बहुत ही शुचिता के साथ काम करी, पार्टी का साथ जुड़े हुए तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे। लेकिन मैं तो इस बात को लेकर अचंभित हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम सर्वे करा रहे, मैं ही समझ नहीं पा रहा था। जैसे मैंने तो एक ही उदाहरण दिया, और भी लोग एकदम जब अचानक टिकट अपनी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में है, जिन्हें टिकट मिला है, क्या उनके लिए आप पहले सर्वे करा चुके थे क्या पूरा? वहां पर आपको पता था कि ये बीजेपी में आने वाले हैं? जी, आपको पता था ये बीजेपी में आने वाले हैं? इस आदमी ने 7 दिन पहले हमारा दरवाजा खटखटा है और उसमें से लिए कुछ लोग तो महीनों से हमारे दरवाजा खटखटा, और हमारे पास में तो 24 घंटे के तहत ही हमारे जो है सर्वे की टीम लगी हुई है, और जिसका नाम आया हमने तत्काल टीम को दिया, उसने 200 लोगों से सर्वे करके बता दिया आप लोग ये लोग मैदान में टिकेगा या नहीं टिकेगा। हेलीकॉप्टर भेजना पड़ा नॉमिनेशन बनाने के लिए, आप लोग ये सर्वे था आपका। तो आप लोग ये जब बात करते हैं, आप लोग खुद ही आप पैरामीटर्स की बात करते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में पैरामीटर क्यों नहीं बना पाते हैं कि नहीं भाई देखिए, अगर पार्टी से जिनको 2 बार टिकट मिला उसके बाद दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा, क्या एक 5 बार बना हुआ विधायक या 6 बार विधायकी करता हुआ व्यक्ति हर बार टिकट नहीं मिलने पर तुरंत नाराज होकर पार्टी जाने की? उनका पार्टी से कोई प्रेम नहीं होता सब, उनका तो केवल टिकट से प्रेम होता है। ये व्यक्ति की अपने अपने विचारधारा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं टिकट उनको मिलती है तो पार्टी से जुड़ते हैं, नहीं मिलती है तो विद्रोह करते हैं। इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो तो ऐसे व्यक्ति ही बता सकते। तो आप उनको फिर उसको दोबारा पार्टी में आना ही नहीं चाहिए ना। जो लोग आपकी पार्टी छोड़ के कभी गए, आज अगर वापस आते हैं, आप ऐसा पैरामीटर निश्चित ही नहीं करते हैं कि वो वापस आ रहे हैं तो उनको रोका जाए, क्योंकि आपको जो जाते हैं उन पर निश्चित रूप से कुछ पैरामीटर तो होते ही है, लेकिन उनको माफी मांग लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, जनता का प्रेशर आ जाता है, तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको टिकट भी मिल जाती है। श्याम जी, एक जो रिजल्ट परिणाम जो भी अब 11 तारीख को परिणाम है, अभी तो बहुत सारा, अभी तो महाद्वंद चलेगा इस दौरान, बहुत जबरदस्त द्वंद होने वाला है, रैलियां हैं, स्टार प्रचारक आएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मैं कल बीजेपी में गजेंद्र सिंह जब वहां थे तो उन्होंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट दिखाया, कोई कृषि को मुद्दे को लेकर कुछ आरोप प्रत्यारोप था, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आज जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने बिजली के मुद्दे को लेकर करी। तो क्या इस तरह से इस चुनाव को बीजेपी कांग्रेस एक प्रभाव बनाने में कायम हो पाएगी इस तरह से चीजों से? देखिए कि कोशिश वो करते हैं, तो दौर चला गया, अब तो वक्त चला जा चुका है। देखिए कि वो कल मैं किसी कल्याण राज्य के किसान राज्य मंत्री बोल रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी है कि राजस्थान में आज खाद की किल्लत होने लगी है, लोग धरना देने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं, और ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र में भी बहुत सारी जगह होने लगा है, और ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब केंद्रीय मंत्री जी को क्या तो ज्यादा जानकारी नहीं रही होगी, अब ये काउंटर करना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि केंद्र के भरोसे, केंद्रीय नेताओं के भरोसे हम चुनाव जीतने की स्थिति रहेगी। तो पहले भी देखिएगा कि उनको पता ही नहीं होता, केंद्रीय चुनाव का प्रभारी बना के हमारे तो हमेशा से है कि जो महाराष्ट्र के व्यक्ति को लाया जाता है, आज नहीं, प्रमोद महाजन से लेकर के आज सारे वही आए, गोपीनाथ मुंडे और सब ये आए, तो अब फिर अभी भी आए, जावड़ेकर भी वहां से आए। तो केंद्र का नेतृत्व इतना नहीं रहता था पहले, केंद्र के नेता आते ही नहीं थे, केवल दौरे करने चुनावी सभाओं के लिए आते थे और चले जाते थे, यहाँ प्रभारी बन के नहीं बैठते थे। बेलू सिंह जी का जमाना मैंने देखा। इसका एक बड़ा कारण है कि संगठन में एक तरह से कमजोरी आना, लगातार गिरावट आई है संगठन में, कमजोर। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से जो स्थितियां इन चुनावों में, खासतौर पर जब टिकट वितरण हुआ उसके बाद से जो पैरामीटर्स थे उनकी धज्जियां उड़ी, ये सबने देखा, अखबार मीडिया ने भी इस बात को हाईलाइट किया। कुल मिलाके बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव में जीत महत्वपूर्ण रखती है, वो किसी पैरामीटर पर हो ये मायने नहीं रखता। और खासतौर पर केंद्रीय मुद्दे, जिस तरह की जो हम बात कर रहे थे, केंद्रीय मुद्दे इस पूरे चुनाव में हाईलाइट रहे हैं और आने वाले समय में भी रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो रैलियां होंगी, चाहे राहुल गांधी हो, अमित शाह हो या दूसरे जो अन्य नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं खुद, हाईलाइट रहेंगे, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है लोकसभा में मई 2019 में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उस वक्त तक उसका प्रभाव सीधे सीधे उस चुनाव पर देखने को मिलेगा और पार्टियों की नीति है कि उस चुनाव को कैसे भी जीता जाए। सत्ता के महासमर में इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार।